हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो तलाक है वो एक सामाजिक बुराई है और इस सामाजिक बुराई पर हमें सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि अगले वीडियो में मैं इसके लीगल पॉइंट्स को डिस्कस करूँगा कि तलाक के जो लीगल पॉइंट्स हैं वो क्या है और किस तरह से हमें इस बुराई से लड़ने के लिए जागरूकता जो है, कानूनी जागरूकता, वो भी ज़रूरी है। तो आइए आज देखते हैं। अगर आप तलाक लेने जा रहे हैं तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें। तलाक लेने से पहले आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, कानूनी लीगल पॉइंट्स मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो एज ए लॉयर मैं आपको कुछ एडवाइस देना चाहता हूँ कि अगर आप तलाक लेने जा रहे हैं, तलाक लेने की तैयारी कर रहे हैं, आपके रिश्तों में इतनी तलखी आ चुकी है कि अब साथ रहना मुश्किल है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ज़रूर ये वीडियो देखना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। आज जो है हम हिंदू मैरिज एक्ट यानी कि हिंदू विवाह की बात करेंगे। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 बी, जिसमें डाइवोर्स को डिफाइन किया गया, इसके काइंड्स को बताया गया और कितनी तरह का परमिजेबल डाइवोर्स जो है कोर्ट में होता है, और वो 5 कौन सी गलतियां हैं जो जनरली लोग करते हैं जब वो तलाक लेने जा रहे होते हैं। तो इन 5 मिस्टेक्स को आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट में जो तलाक है यानी कि डाइवोर्स जो है उसको किस तरह से डिफाइन किया गया है। तो डाइवोर्स सिर्फ एक इमोशनल हार्ट ब्रेक नहीं है, मतलब एक इमोशनल हार्ट ब्रेक नहीं है, ये एक बहुत बड़ा लीगल और फाइनेंशियल डिसीजन भी है। यानी कि आपके लिए लीगली और फाइनेंशियल डिसीजन लेने का भी समय होता है जब आप तलाक लेने की तैयारी करते हैं। तो जनरली मैंने देखा है कि जब लोग जो होते हैं, जो जज्बात में आ जाते हैं और इमोशंस में आ जाते हैं या कुछ इसी तरह की गलतियां कर देते हैं जिससे कोर्ट में जाकर उनको अपने केस में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो ये गलतियां आप ना करें। इन गलतियों को आप तलाक लेने से पहले ध्यान रखें। आज इन्हीं सब पर बात करेंगे। तो नमस्कार, आप कैसे हैं सब लोग। मेरा नाम मुकेश केरार है और मैं एडवोकेट हूँ। इसके साथ साथ ही मैं आपको आज वो 5 लीगल टिप्स देने जा रहा हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप अपने केस को मजबूत कर सकते हैं। चाहे आप हस्बैंड हैं या आप वाइफ हैं या आप बॉय गर्ल हैं, जो भी है, तो आपके लिए दोनों ही के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो ये वो टिप्स हैं जो कोर्ट में लेकर आपको जाना चाहिए, यानी कि कोर्ट में जाने से पहले आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको फ़र्क समझना होगा कि हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में किस तरह के तलाक की बात की गई है। तो हिंदू मैरिज एक्ट में 2 तरह के तलाक की बात की गई है, एक म्यूचुअल कंसेंट और एक कंटेस्टेड। अब म्यूचुअल कंसेंट जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि हस्बैंड वाइफ दोनों ये फैसला कर चुके हैं कि अब वो साथ नहीं रह पाएंगे या उनका साथ रहना मुश्किल है, तो वो म्यूचुअल कंसेंट से भी जो है तलाक ले सकते हैं। अगर हम म्यूचुअल कंसेंट्स की बात करें तो जहाँ पे 2 लोग इस बात के लिए राज़ी हो चुके हैं कि वो कभी भी अब जो है एक दूसरे के साथ नहीं रह पाएंगे, उनका साथ रहना बहुत ही मुश्किल है, उनकी अंडरस्टैंडिंग अब इस लेवल की नहीं है कि वो एक पल भी साथ रह सकें, तो वो म्यूचुअल कंसेंट से यानी कि आपसी सहमति से जो है अपने रिश्ते को ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि रिश्तों में लगातार तलखी रहने से अच्छा है कि वो अलग दूरियां रह लें, क्योंकि रोज़ रोज़ के लड़ाई झगड़े जो होते हैं घर में व्यवस्था को भी ख़राब करते हैं और घर में जो बच्चे होते हैं उनका भी भविष्य, फ्यूचर जो है वो ख़राब हो जाता है इस तरह की तलखी से। तो जो समझदार लोग होते हैं वो ये देखते हैं कि भाई साथ रहने से अच्छा हम आपसी सहमति से अलग हो जाए। तो उनको ये पता है कि फ्यूचर हम साथ रह ही नहीं सकते और कोई कारण ही नहीं है हमारा साथ रहने का, तो वो अलग हो जाते हैं। लेकिन इसमें हमें 2-3 बातें ज़रूर समझनी पड़ेंगी कि ये जो म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स है, ये सुनने में तो अच्छा लगता है कि दोनों मिलकर जो है कोर्ट में जाकर तलाक ले सकते हैं और कोर्ट से डिग्री ले सकते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ लीगल पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा। दूसरा वाला जो तलाक मैंने आपको बताया कंटेस्टेड, यहाँ पर एक पक्ष तो तलाक लेना चाहता है लेकिन दूसरा पक्ष जो है वो तलाक नहीं लेना चाहता। तो दूसरा पक्ष क्या करेगा, दूसरा पक्ष तलाक नहीं लेना चाहता तो वो कोर्ट में केस करने से नहीं जाएगा, लेकिन जो तलाक लेना चाहता है वो कोर्ट में केस करेगा। तो म्यूचुअल कंसेंट जो डाइवोर्स है इसमें जनरली 6 से लेकर 18 महीने तक लग जाते हैं और इसका भी एक प्रॉपर प्रोसेस है जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है। जो भी ऐसा कपल है जो म्यूचुअल कंसेंट से यानी कि आपसी सहमति से तलाक लेना चाहता है, जब भी 2 लोग अपने रिश्ते को आपसी सहमति से ख़त्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो उनको जो है कोर्ट में एक जॉइंट पिटीशन डालनी होती है। अब ये जो चीज़ें ये मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर हमें यहाँ पर ये भी समझना पड़ेगा कि जो ये म्यूचुअल कंसेंट वाला डाइवोर्स होता है इसमें किसी तरह का कोई आरोप प्रत्यारोप इन सब चीज़ों से बच जाता है, दोनों की सामाजिक इज्जत भी रह जाती है और आपसी सहमति होने की वजह से तलाक भी जल्दी हो जाता है। यानी कि जो लंबी पेचीदा कानूनी लड़ाई है वो उससे बच सकते हैं। यानी कि 6-6 साल, 8-8 साल भी लगते हैं तलाक में, जनरली 5 साल तक तो लग ही जाते हैं, तो उससे टाइम से भी हमें बचा जा सकता है। तो कोर्ट जो है ना आपके इमोशंस पे काम नहीं करती, वो आपके सबूतों पे काम करती है। तो इसलिए हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम म्यूचुअल कंसेंट वाले को समझ लेते हैं। तो म्यूचुअल कंसेंट का जो तलाक है उसके अंदर जो होता है कपल्स जो होते हैं आपसी सहमति से कर सकते हैं। इसमें पहली शर्त तो ये है
कि कम से कम 1 साल का सेपरेशन दोनों के बीच में होना कंपलसरी है। कम से कम 1 साल तक दोनों पार्टी एक दूसरे के साथ ना रह रही हूँ, अलग अलग रह रही हूँ, तभी जो है म्यूचुअल कंसेंट में तलाक जो है वो फाइल किया जा सकता है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ मोशन आता है। फर्स्ट मोशन में क्या होता है कि दोनों पार्टियां मिलकर जो है एक जॉइंट पिटीशन फाइल करती हैं, जिसमें दोनों तरफ के स्टेटमेंट ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं। दोनों तरफ से जो बातें हैं वो कही जाती हैं, अपना पक्ष रखा जाता है। साथ में वो कोर्ट को ये भी बताना चाहते हैं कि अब हमारा साथ रहना बहुत ही मुश्किल है और अब हमें अलग ही होना ज़रूरी है। इसके बाद फिर कोर्ट जो होती है इस पेटिशन के बाद 6 महीने का कूलिंग पीरियड का टाइम देती है, जिसमें कोर्ट उनको मौका देती है कि उनको एक बार फिर से वो सोच ले अपने विचार पे कि वो अभी भी कोई संभावना है साथ रहने की या बिल्कुल ही वो अलग रहना ही चाहते हैं। तो अगर वो ये डिसाइड करते हैं कि वो अलग ही रहना चाहते हैं, तो कोर्ट इस कूलिंग पीरियड के बाद सेकंड मोशन में उनको तलाक दे देती है। यानी कि फाइनल हियरिंग होती है, दोनों कोर्ट के सामने प्रेजेंट होकर बोलना पड़ता है कि हम जो हैं एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते और हम दोनों ही तलाक लेने के लिए तैयार हैं। तो दोनों जब अलग हो जाते हैं तो फाइनल हियरिंग के बाद कोर्ट जो है डाइवोर्स दे देती है। इसमें जो पैसा होता है वो भी डिसाइड हो जाता है कि जो लड़का है वो लड़की को कितना पैसा देगा, लड़की भी उसमें एक्सेप्ट कर लेती है उस मनी को, और दोनों के बीच में कोई झगड़ा रहता है। ये जो मनी है ट्रांसफ़र किया जाता है, ये आपका डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू भी हो सकता है, आपका कैश भी हो सकता है, आपका चेक भी हो सकता है। यानी कि दोनों आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डिसाइड कर देते हैं वो कैश के थ्रू पैसा लेंगे, वो डिमांड ड्राफ्ट से पैसा लेंगे, या वो चेक से या बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र से भी पैसा दिया जा सकता है। कोर्ट को सिर्फ वो रिसीप्ट दिखानी होती है जिसके थ्रू पैसे का आदान प्रदान हो गया। इसके बाद कोर्ट जो है वो डिग्री दे देती है डाइवोर्स की, और दोनों जो है इस वैवाहिक जीवन से आज़ाद हो जाते हैं। उसके बाद वो अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सकते हैं। वो किसी और से शादी भी कर सकते हैं, और अगर ना चाहें तो शादी ना भी करें, जैसा उनका डिसीजन होता है वैसा। अब आपके सामने सबसे बड़ा सवाल ये आएगा कि इसके बाद अगर कोई बच्चा है उनके बीच में, तो उस बच्चे की कस्टडी किसको मिलेगी। इसका वीडियो मैं अलग से लेके आऊँगा, क्योंकि कस्टडी का लॉ जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो डिफरेंट लॉ है तो डिफरेंट वीडियो भी आपके बीच में आएगा। अब दूसरा तलाक की बात कर लेते हैं। दूसरा तलाक जो मैंने आपको बताया था वो कंटेस्टेड फॉर्म है। कंटेस्टेड फॉर्म में जो होता है आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, यानी कि लोग जो है एक दूसरे को आरोप लगाते हैं और साथ साथ जो है वो कोशिश करते हैं कि वो तलाक ले, यानी कि कोर्ट के थ्रू। एक पक्ष तैयार होता है, दूसरा पक्ष यहाँ पे तैयार नहीं होता। ये जो कंटेस्टेड डाइवर्स होता है, व्हेन वन पार्टनर वांट अ डाइवर्स द अदर पार्टनर डज नॉट कैन नॉट एग्री इन टेकन द डाइवर्स, यानी कि पहला पक्ष तो तैयार है डाइवर्स लेने के लिए, दूसरा पक्ष तैयार नहीं। तो यहाँ पे कुछ ग्राउंड्स होते हैं जो एक वैलिड रीज़न भी हो सकता है। हमारा हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13 जो है वो इन ग्राउंड्स के बारे में बताता है, जिस ग्राउंड्स पे एक पक्ष दूसरे पक्ष को तलाक दे सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट ग्राउंड जो कॉमन ग्राउंड पे है, जनरली लोग इसी ग्राउंड पे लेते हैं, वो है क्रुएलिटी, यानी कि मार पिटाई, छेड़छाड़, अत्याचार, इस तरह की कोई। ये मेंटल क्रुएलिटी भी हो सकती है, फिजिकल क्रुएलिटी भी हो सकती है, किसी तरह की यातना प्रताड़ना जो भी है वो सब इसके अंदर कवर होती है। इसके अलावा दूसरा ग्राउंड जो है वो एडल्ट्री है। एडल्ट्री के बेस पर भी आप तलाक ले सकते हैं, यानी कि पति या पत्नी किसी दूसरे पराये पुरुष पराये इस तरह से कोई संबंध है उनका, और वो आप उसको डिस्क्लोज़ कर सकते हैं सीक्रेट को, या आपके पास कोई ऐसा प्रूफ है तो भी आप इस तरह की जो है तलाक ले सकते हैं। इसके अलावा एक और ग्राउंड है, तीसरा ग्राउंड जो है वो डिसर्शन है, यानी कि आपके पति या पत्नी ने आपको छोड़ दिया है, ठीक है, और छोड़ के वो चले गए और आपके भी सुध लेना बंद कर दिया है, या आपके पास लौट के आ ही नहीं रहे हैं, तो उस स्थिति में भी आप तलाक के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा कन्वर्जन, रिलीजन कन्वर्जन, मान लो कि आपका पति जो है वो हिंदू था शादी के टाइम पर, लेकिन बाद में उसने अपना रिलीजन चेंज कर लिया, मुस्लिम बन गए, लेकिन आप एक मुस्लिम परंपरा को नहीं अपनाना चाहते या मुस्लिम के साथ नहीं रहना चाहते क्योंकि आपकी शादी एक हिंदू के साथ हुई थी, तो इस ग्राउंड पर भी आपको तलाक लेने का हक मिल जाता है। इसके अलावा जो और भी ग्राउंड है, जैसे इम्पोर्टेंस ही है, यानी कि पति जो है इस लायक नहीं है कि वो सेक्सुअल रिलेशन बिल्ड कर सके या होम सेटिस्फाइड कर सके, तो उस कंडीशन में भी कोर्ट तलाक लेने की परमिशन जो है वो देती है। इसके अलावा कुछ गलतियाँ जो जनरली इस कंटेस्टेड फॉर्म ऑफ डाइवोर्स में लोग करते हैं, उन गलतियों को भी हम एक एक करके ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। 5 वो महत्वपूर्ण गलतियाँ हैं जो जनरली लोग करते हैं डाइवोर्स लेते टाइम पर, और इसमें जो है ये आपको सब ध्यान रखने वाली बात है। देखो, पहली बात तो मैंने आपको बताई दी थी कि म्यूचुअल और कंटेस्टेड 2 फॉर्म ऑफ तलाक होते हैं, तो आप म्यूचुअल कंसेंट से ही तलाक लेने की कोशिश करें, कंटेस्टेड फॉर्म ऑफ डाइवोर्स में ना जाएं, क्योंकि कंटेस्टेड फॉर्म ऑफ डाइवोर्स एक लंबी लीगल प्रक्रिया है, इसमें बहुत समय खर्च हो जाता है। तो अगर आप दोनों ही तैयार हैं तलाक लेने के लिए, दूसरे पार्टनर को समझाएं, उसको बताएं, उसको तैयार करें, ताकि म्यूचुअल कंसेंट से जो है तलाक आपका हो सके। इसके अलावा कोर्ट जो होती है ना, हमेशा सबूतों पर चलती है। कोर्ट को इमोशन से कुछ लेना देना नहीं है, कौन किसको क्या परेशान कर रहा है, कौन कितना दुखी है, इससे कोर्ट का कोई मतलब नहीं। कोर्ट केवल डॉक्यूमेंट पर चलती है। तो अगर आप स्त्री हैं, आप महिला हैं, आप शादीशुदा महिला हैं और अपने पति से परेशान हैं
और आप तलाक लेने की कोशिश कर रही हैं या सोच रही हैं, आपके विचार आ रहे हैं, तो आप उसी समय से डॉक्यूमेंट रेडी करना स्टार्ट कर दें। अब किस किस तरह के डॉक्यूमेंट हैं जो आपको पहले रेडी करने पड़ेंगे, तो मैं आपको डॉक्यूमेंट बता देता हूँ जो आपको रेडी करने पड़ेंगे। सबसे पहला तो आपका पति अगर कोई जॉब करता है तो उसकी पे स्लिप, अगर वो किसी गवर्नमेंट सेक्टर में है तो उसकी पे स्लिप आसानी से आपको मिल सकती है। अगर वो गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं है, कोई किसी प्राइवेट में जॉब करता है, तो आपके जिस भी अकाउंट में हस्बैंड की सैलरी आ रही है उस अकाउंट की स्टेटमेंट वो आप संभाल के अपने पास रख लें। दूसरा डॉक्यूमेंट, अगर हस्बैंड ने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जैसे शेयर मार्केट के शेयर खरीद रखे हैं, कोई एफडी वगैरह बना रखे हैं, कोई डीडी ले रखा है, या कुछ और तरह की कोई भी तरह की कोई सेविंग्स है उसकी, वो सब की एक लिस्ट बना लें। उन सब के अकाउंट की स्टेटमेंट, एफडी का बॉन्ड, इस तरह की फ़ोटोकॉपी फ़ोन में क्लिक कर लें, फ़ोन में स्क्रीनशॉट ले लें उस सब चीज़ों के, इस तरह की सब चीज़ें इकट्ठी कर लें। कोई जॉइंट अकाउंट है आपका हस्बैंड का, उसमें कितना पैसा है वो भी आपको इकट्ठा करना ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ और डॉक्यूमेंट भी है, जैसे हस्बैंड की कोई चल अचल संपत्ति है, मूवेबल और इमूवेबल कोई प्रॉपर्टी है हस्बैंड की, उसका प्रूफ भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और भी जो भी बेनिफिट आपको ऐसा लगता है कि है। इसके अलावा आपकी जो स्त्री धन होता है, यानी कि दहेज की जो लिस्ट होती है, उसको भी रेडी रखें कि दहेज में आप क्या क्या अपने साथ लेके आई थी। ठीक है, कोई सोना चांदी ऐसी कोई चीज़ जो आपके पास है। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपका दूसरा पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, और पहला पॉइंट आपको हस्बैंड को तैयार करना है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से तलाक देने के लिए। तीसरा पॉइंट है हमारा सोशल मीडिया। देखिए, सोशल मीडिया की सबसे इम्पोर्टेंट ग्राउंड है। आजकल क्या होता है कि वैसे आपने कोर्ट में जाके ये बोल दिया, आपने कोर्ट में जाके बोल आपने कोर्ट में जाके तो बोल दिया कि भाई मेरा हस्बैंड मुझे परेशान कर रहा है, 3 साल से मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मानसिक प्रताड़ना सह रही हूँ, या हस्बैंड ने बोल दिया मेरी बीवी मुझे बहुत परेशान कर रही है और कई साल से मैं मानसिक संतुलन अपना खो चुका हूँ, परेशान हूँ। लेकिन आपका सोशल मीडिया, आपका फेसबुक, आपका इंस्टाग्राम, आपका व्हाट्सएप, आपका व्हाट्सएप स्टेटस कुछ और ही शो कर रहा है। यानी कि वहाँ पर दिख रहा है कि आप पार्टियाँ कर रहे हैं, आप जो है शादियों में जाके एंजॉय कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पार्क में घूम रहे हैं, या किसी और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें सोशल मीडिया जो प्रूफ है ना, जो अपोजिट लॉयर जो है वो आपके खिलाफ यूज़ कर सकता है। यानी कि वो इजीली प्रूफ कर सकता है कि देखिए ये जो है सब झूठी बात है, माय लॉर्ड माय ऑनर, ये सब झूठी बात है, और ये सब जो है मेरे क्लाइंट को परेशान करने के लिए तैयार किया गया। तो इस तरह की चीज़ें भी आपके लिए एक पॉइंट हो सकता है जो आपका तीसरा पॉइंट था। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पे भी ध्यान रखना है आपको, यानी कि उस दौरान आपको कोई भी ऐसी पोस्ट नहीं करनी, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आप उस दौरान पोस्ट ही करना बंद कर दें। जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि आपको तलाक लेना, 2-3 महीने पहले से आप किस तरह की कोई पोस्ट ना डालें, और जब तक आपकी कानूनी प्रक्रिया चल रही है तब तक आप सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखें। और चौथा पॉइंट जो आपको इम्पॉर्टेंट याद रखना है वो है फाइनेंशियल अवेयरनेस। जनरली क्या होता है, लोग ना फाइनेंशियली अवेयर नहीं होते, उनको पता ही नहीं होता कि मैं कितना पैसा, जैसे वाइफ है तो मैं कितना पैसा अपने हस्बैंड से एलिमनी के रूप में दे सकती हूँ, मेंटेनेंस के रूप में ले सकती हूँ। आपके साथ आपके बच्चे भी हैं, अगर आप तलाक ले लेती हैं और बच्चों की कस्टडी आपके पास आ जाती है, तो उन बच्चों को मेंटेन करने के लिए भी तो पैसा चाहिए, उनकी एजुकेशन है, उनका फाइनेंशियल नीड्स है, उनके किसी और तरह के खर्चे हैं, आपके खर्चे हैं, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, इन सब के लिए भी तो आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए भी आपको जो है अपने पास एक पैसा रखना चाहिए। ठीक है, आपको हस्बैंड का रिकॉर्ड रखना चाहिए कि उसके पास किस किस तरह का पैसा है। कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना जो पैसा उस समय है वो बाद में तलाक का केस चलते ही, या जब उसको पता लगे वो ज़्यादा स्मार्ट हो जाए और वो प्रॉपर्टी मनी किसी और के नाम ट्रांसफ़र कर दे या अकाउंट में से पैसा गायब कर दे, तो आपके पास प्रूफ होगा तो आप कह तो सकते हैं ना कोर्ट में, इसलिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जरूर है। तो फाइनेंशियल असिस्टेंट ज़रूरी है, फाइनेंशियल अवेयरनेस भी ज़रूरी है। दूसरा ये हो गया हमारे 4 पॉइंट। देखो 4 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे थे। ठीक है, पाँचवा पॉइंट भी है, फॉर एग्जांपल चाइल्ड कस्टडी। अगर हम चाइल्ड कस्टडी की बात करें तो कोर्ट इस तरह से चाइल्ड कस्टडी नहीं देता। कोर्ट सबसे पहले ये देखता है कि भाई बच्चे का फ्यूचर, भविष्य किसके साथ जुड़ा हुआ है, कौन हस्बैंड और वाइफ में से ऐसा है जो ज़्यादा अच्छी परवरिश बच्चे को दे सकता है, यानी कि बच्चे का वेलफेयर कहाँ जुड़ा हुआ है। तो चाइल्ड का वेलफेयर देखा जाता है तभी चाइल्ड की कस्टडी दी जाती है। तो आप कोशिश करें कि आप इस तरह का प्रेजेंट करें, चाहे आप हस्बैंड है चाहे वाइफ है, कि आपके पास बच्चा जो है ज़्यादा सेफ रह सकता है, सुरक्षित रह सकता है, आपके पास किस तरह की प्लानिंग है उसको अच्छा परवरिश देने की, अच्छा जीवन देने की। अगर कोई भी आपकी नेगेटिविटी है, कहीं पर भी सोशल मीडिया में आप शराब की बोतलों के साथ नाचते हुए दिख रहे हैं, तो कोर्ट कहेगा भाई ये तो खुद शराब की बोतलों में फंसे हुए हैं, चाहे वो हस्बैंड है या वो वाइफ है, तो ये क्या बच्चे का ध्यान रखेंगे। आप जो है नाइट आउट पे जा रहे हैं, स्मैक ड्रग्स की पार्टियों में इंजॉय कर रहे हैं, या आप हमेशा टूर पे ही रहते हैं, हर महीने आप जो है ट्रैवल 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 टूर 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 ही कर रहे हैं, तो इस तरह के लोगों को भी कस्टडी मिलने में दिक्कत आती है, क्योंकि कोर्ट ये देखता है जनरली कि बच्चों का भविष्य कहाँ सुरक्षित है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट टिप्स थी जो आपको याद रखनी चाहिए
तो कोर्ट जनरली ये देखता है कि फ्यूचर कहाँ पे सेव है बच्चों का। तो 5 इंपॉर्टेंट टिप्स थी जो आपको याद रखने को। डाइवोर्स मुश्किल तो है, लेकिन सही लगी लीगल स्ट्रेटजी के साथ अगर आप इस लाइफ में आगे बढ़ेंगे कंटेस्टेड डाइवोर्स में, तो आपको ज़रूर जो है सफलता हासिल होगी। तो कंटेस्टेड फॉर्म्स ऑफ डाइवोर्स जो है इसको हमेशा ऑप्शनल रखें। पहली कोशिश करें म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स हो जाए, ताकि आपको इस नर के जीवन से जल्दी जल्दी छुटकारा मिल सके। तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है। देखो, डाइवोर्स सेपरेशन अलग होना कहने में बहुत आसान है, बहुत आसानी से हम कह सकते हैं मैं डाइवोर्स दे दूंगा, या मैं तलाक दे दूंगी, या मैं तलाक ले लूँगा, लेकिन इतना आसान नहीं है जीवन के दोबारा से शुरुआत करना। जिस साथी के साथ आपने इतना समय निकाला है उसको भूलना बहुत मुश्किल है। अगर बहुत ही ऐसा हो गया कि पानी सर से ऊपर निकल गया है, तभी आप इस तरह की चीज़ों का डिसीजन लें। तो वीडियो कैसा लग रहा है आपको? ये सीरीज़ में और भी वीडियो लाऊंगा। अगला वीडियो मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि एडॉप्शन के ऊपर लेके आऊँगा, कि किस तरीके से बच्चों की कस्टडी जो है वो देता है कोर्ट। तो कस्टडी को भी इम्पोर्टेंट मानने आप इसके ऊपर भी एक वीडियो लेके आएंगे हम। और आपको आज का वीडियो कैसे लगा, कोई आपके क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट में लिख कर मुझसे पूछ सकते हैं। साथ साथ आप मुझको फॉलो भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मेरा पेज है, मामला लीगल है के नाम से है, एजुकेटर ऑफ दिल्ली के नाम से भी मेरा पेज है इंस्टाग्राम पर। साथ साथ मेरा यूट्यूब चैनल है एजुकेटर ऑफ दिल्ली और मामला लीगल है के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल भी है। एडवोकेट मुकेश किरार से भी आप मुझे सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे। मेरा फेसबुक पेज भी है मुकेश किरार, और साथ साथ मेरा एक और फेसबुक पेज है एजुकेटर ऑफ दिल्ली के नाम से। मैं लीगल एजुकेशन भी देता हूँ, बच्चों को क्लासेस भी देता हूँ। अगर आप BA LLB कर रहे हैं, अगर आप LLB कर रहे हैं, अगर आप LLM कर रहे हैं, तो मुझसे क्लासेस ले सकते हैं। तो क्लासेस भी है मेरा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड से क्लासेस होती हैं। साथ साथ मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करता हूँ। अगर आप CCS यूनिवर्सिटी से, माँ शकुम्भरी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए, तो 100% मैं आपको ऐसे नोट्स दे सकता हूँ जिससे आप 100% पास हो जाएंगे। 70% मार्क्स की तो मेरी गारंटी रहती है CCS यूनिवर्सिटी और माँ शकुम्भरी यूनिवर्सिटी के बच्चों को, कि सारा पेपर जो है मेरे बताए हुए असाइनमेंट में से ही आएगा। तो वीडियो किस तरह के आपको लग रहे हैं ये ज़रूर बताएं, और किस तरह के वीडियो और आप देखना चाहते हैं सब कमेंट में ज़रूर करें। तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हमारा जो चैनल है यूट्यूब की और फेसबुक के एल्गोरिदम में आ जाए, ताकि इसको और ज़्यादा जो है आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी रीच बढ़े। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इतना समय देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, और वीडियो को इतना अप्रिशिएट करने के लिए। पिछला वीडियो बहुत ही हिट था, काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए, आपके कमेंट भी आए। थोड़ी शेयरिंग और बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ी शेयरिंग और बढ़ाएं। थैंक यू।